May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. बैठिए. Thank you, sir. आप सुनीता मीणा है ना? जी सर. कुछ बताइए अपने बारे में. सर, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सुनीता मीणा है. मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले से की निवासी हूँ और मैंने स्टडीज़ में बीए किया है, हिस्ट्री ऑनर्स एंड फिलॉसफी में. उसके बाद मैंने हिस्ट्री ऑनर्स एंड फिलॉसफी. जी सर. ये कैसे होता है? मेरा ऑनर्स तो एक ही विषय में होता है शायद. सब्सिडरी मेरा फिलॉसफी. अच्छा, ठीक है. जी सर. उसके बाद मैंने एमए किया और मैं पिछले 3 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर काम कर रही हूँ. एमए किस विषय में किया आपने? सर, हिस्ट्री में. एमए हिस्ट्री में किया. और आप 3 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं. जी सर. और पिछले 3 सालों से मैं विवाहित भी हूँ. अच्छा. आपके हस्बैंड भी सर्विस में ही है किसी? जी सर. वो क्या करते हैं? वो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है. सेम सर्विस में आप लोग हैं. आपका सिलेक्शन इंस्पेक्टर ग्रेड पे हुआ था या सब इंस्पेक्टर पे हुआ था? इंस्पेक्टर पे हुआ था. और इस परीक्षा में कितनी बार आप बैठ चुकी हैं अब तक? सर, ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है. इसके पहले क्या क्या हुआ? सर, इससे पहले प्री भी नहीं हुआ कभी. अच्छा, पहली बार प्रीलिम्स हुआ? जी सर. और उसके बाद मेंस भी, और आप इंटरव्यू दे रही हैं. ठीक है. तो मेंस आपका अच्छा हुआ इस बार? सर हाँ. उम्मीद है आपको सिलेक्शन की? जी सर. कौन सी सर्विस की उम्मीद है? सर, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, पर कोशिश सब अपने हिसाब से सोचते हैं कि आईएएस ही मिले. आईएएस मिले. और आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं आईएएस के बाद? सर, उसके बाद आईआरएस. आईपीएस नहीं? नहीं सर. क्यों? आईपीएस का सर मेरी 2 वजह रही. एक तो मैं पहले से टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, तो इसलिए मैंने आईआरएस को प्रेफरेंस दी. और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एप्टीट्यूड भी शायद पुलिस डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा सा फिट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको 4th चॉइस पे रखा है. मतलब एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए पुलिस के लिए? एप्टीट्यूड सर, मैं थोड़ा शांति प्रिय अपने आप को, जैसे मैं समझती हूँ इस तरीके की चीज़ों में अपराधियों से डील करना शायद मैं इतना अच्छे सही ढंग से नहीं कर पाऊंगी. इतना होना चाहिए. पुलिस तो सबसे ज़्यादा शांति फैलाती है पूरे समाज में. आप चाहते हैं कि शांति कोई और फैला दे आपके लिए, फिर आप शांति से रह लें, ना कि आप शांति पैदा करें समाज में. नहीं सर, ऐसा नहीं है. लेकिन पुलिस को कई बार ऐसी चीज़ों से डील करना पड़ता है जहां अगर उसके एप्टीट्यूड का व्यक्ति होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएगा. मैं शायद अपनी सर्विसेज के शायद साथ न्याय नहीं कर पाऊँ, तो इसलिए जैसे किसी को मारना पीटना हो तो आप शायद नहीं कर पाएंगे. जी सर. थोड़ा मैं या एनकाउंटर करना पड़ जाएगा भी तो शायद नहीं कर पाएंगे. ये लगता है आपको? जी सर. ठीक है. और आपने फॉरेन सर्विस भी नहीं ऑप्ट की? मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ वहाँ फैमिली को एडजस्ट करना मुश्किल होता मेरे लिए फॉरेन सर्विसेज में, इसलिए मैंने ऑप्ट नहीं किया. अच्छा, फैमिली का मतलब आप अपने हस्बैंड की बात कर रही हैं? हस्बैंड, मेरी सास, और वो मतलब सास शुरू से गांव में रही हैं. वो जयपुर आने तक में भी उनको थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो बाहर मेरे साथ जाना. और फिर मेरे हस्बैंड अकेले उनके संतान है, तो मैं समझती हूँ. मान लीजिए आप आईएएस बन गई, आईआरएस बन गई, आपके हस्बैंड तो इंस्पेक्टर हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इससे आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा? नहीं सर, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ. हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है. ऐसी 2 फिल्मों के नाम बता सकती है जहाँ ऐसा ही हुआ था कि वाइफ हस्बैंड से आगे निकल गई थी और उसके बाद चीज़ें ठीक चल नहीं पाई? हिंदी की बहुत प्रसिद्ध फिल्में हैं ऐसी जो इसी थीम पे बनी है. सॉरी सर, मैं मूवीज़ का आइडिया नहीं. ऐसा कोई फिल्म नहीं देखी है? एक अभिमान फिल्म बहुत प्रसिद्ध है इस मामले में. मतलब ईश्वर करे कि सब ठीक रहे. मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि एक भारतीय समाज में ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं. आप मुझे ये बताएं कि आप महारानी कॉलेज से पढ़ी हैं. जी सर. डेमोक्रेसी के समय में किसी कॉलेज का नाम महारानी कॉलेज होना या महाराजा कॉलेज होना बहुत शर्मनाक बात नहीं लगती आपको? मतलब इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ. सर, जिस ज़माने में कॉलेज बनी थी उस टाइम के हिसाब से तो चीज़ें ठीक थी, पर नाम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता. जब हम कॉलेज में क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह का हम लोगों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मैटर करता है. मैं सोचती हूँ नाम बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता. नहीं, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, मैं समझ गया. लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, और अब तो लोकतंत्र को भी 70 साल के आसपास हो ही गए हैं हमारे. क्या उचित नहीं हुआ कि नाम बदल दें हम? महारानी की जगह चाहे तो मुख्यमंत्री कॉलेज कर दीजिए, प्रधानमंत्री कॉलेज कर दीजिए, अगर ऐसे ही नाम रखना है डेजिग्नेशन पे ही, नहीं तो कुछ और नाम. सर, महारानी मैं सोचती हूँ कि स्टेटस नहीं है. लड़कियाँ जब जिस कॉलेज में पढ़ रही है वो अपने आप को महारानी समझ सकती हैं. ऐसा कोई स्पेसिफिक हम नहीं कह सकते कि भाई किसी महारानी के नाम पर नहीं है, तो वो अपने आप में मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इशू है. नाम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. महाराजा महारानी दोनों ठीक है. जी सर. ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी ठीक ही होगा, क्योंकि नाम में क्या रखा है. इससे मैं जहाँ तक समझती हूँ नाम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है. ठीक बात है, लेकिन उस वजह से फिर हमने ऐसा क्यों किया कि कई अंग्रेज़ों के नाम पर जो भवन थे, सड़कें थी, उनका नाम चेंज कर दिया आज़ादी के बाद? ऐसा करना ठीक था?
सर मैं अभी जैसा अपने देश में देखा गया, जैसे कई स्टेट्स में ये चल रहा था कि नाम बदलने का, मैं उसके भी बहुत ज़्यादा पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि चीज़ें एक हमें जो विरासत में मिली हैं उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। पर अंग्रेज़ों के साथ ये थोड़ा हम इस इशू को जोड़ सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारा इतना शोषण किया, इतनी सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद अगर जनता की राय है और इस तरीके से बदलाव चाहते हैं तो वो किया जाना चाहिए। सीसीडी के मालिक ने आत्महत्या कर ली ये कह के कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत परेशान किया उसको। इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कोई आत्म मूल्यांकन का भाव पैदा हुआ या अभी भी स्थितियाँ वैसी ही हैं? सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी चेंजेस किए जा रहे हैं। अब जैसे हम फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स, तो चीज़ें अपने आप उससे धीरे धीरे सुधरेंगी, क्योंकि जब हम आमने सामने बातचीत करते हैं और जब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बात करते हैं तो इसको बहुत कम हो जाता है तो भ्रष्टाचार के लिए। आईटी डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छे से कर रहा है, कहना चाह रही हैं। आप असेसमेंट में हैं या अभी इन्फोर्समेंट में हैं? सर मैं अभी एग्जाम्शन में पोस्टेड हूँ, तो अच्छा। वहाँ मैं अपील्स का काम देख रही हूँ। अपील से काम देख रही हैं, ठीक है सर। सुनीता, आप कह रहे हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा, बताइए आपके नाम में क्या है, क्या अर्थ है इस नाम का? सर इसका अर्थ है कि अच्छी नीति वाला व्यक्ति। तो क्या असर लगता है, क्या कोई असर है आपके चेतना पर इस नाम का? सर मैं जहाँ तक समझती हूँ, मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ कि अपने नाम को मैं सही सिद्ध कर सकूँ, मूल्यों के हिसाब से चलने की और अपने उसूलों पर चलने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। इसका मतलब नाम का असर होता है? सर नाम का असर ये हम कह सकते हैं कि हम नाम को चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कई केस में ऐसा होता है कि नाम किसी का कुछ और है और वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपने एक प्रमाण पत्र में ऐसा दावा किया है कि आप राजस्थान की साधारणतः निवासी हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। क्या बता सकते हैं कि भारत के किस कानून के तहत निवासी की परिभाषा तय की जाती है? सर निवासी की परिभाषा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। अच्छा, और अभी जो नागरिकता अधिनियम में संशोधन पारित हुआ है, जी सर, इससे सिर्फ नागरिक की परिभाषा बदलेगी या निवासी की परिभाषा भी बदलेगी? सर उसमें हम नागरिकता देने की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। इतिहास पढ़ते समय मैं गौर कर रहा था, आपने मध्यकालीन इतिहास में ज़्यादा अध्ययन किया है। जी सर। मध्यकालीन इतिहास के आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू पे आपने अलग से अध्ययन किया है, क्या खासियत थी, थोड़ा संक्षेप में बताएं। सर मध्यकाल में हम जहाँ तक सांस्कृतिक पहलू को देखते हैं, हम देखते हैं कि जब हमारा प्राचीन युग चल रहा था, स्त्रियों की स्थिति काफ़ी ठीक थी और दास प्रथा भी उस स्तर पर नहीं थी। पर जैसे हम मध्यकाल में आते हैं, हम वंचित वर्गों की स्थिति में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। आर्थिक स्तर पर मुस्लिम शासकों ने काफ़ी काम किया, कई नई नई योजनाएं भी उन्होंने लागू की, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे प्रयास किए, तो कुछ सुधार भी देखने को मिलते हैं आर्थिक स्तर पर। फिरोज शाह तुगलक की औद्योगिकरण में क्या भूमिका थी? मध्यकाल में भारत में उद्योग का काफ़ी विकास हुआ, अंग्रेजों ने आके उसको बर्बाद कर दिया, जिसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो तुगलक की क्या भूमिका थी औद्योगिक प्रगति में? सर उसने नए नए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, उसने कई नहरें बनवाई। कौन कौन से उद्योग का प्रोत्साहन दिया फिरोज शाह तुगलक ने? सॉरी सर, अच्छा, वो ध्यान नहीं है आपको। स्कूल स्तर पर एक गार्गी पुरस्कार मिला था, ये गार्गी कौन है? सर गार्गी वैदिककालीन विदुषी थी, जिन्होंने याज्ञवल्क्य के ऋषि से शास्त्रार्थ किया था। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया था? जी सर। अच्छा, बाद में एक और महिला का नाम आता है जिन्होंने शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया था, वो कौन थी? सॉरी सर। अच्छा, ये ध्यान नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भारत में आयकर दाता, व्यक्तिगत आयकर दाताओं की संख्या 1.4 करोड़ ही है, हालांकि रिटर्न भरने वालों की संख्या 6 करोड़ के आसपास है। तो ये तो एक विडंबनापूर्ण स्थिति है कि जब लोग रिटर्न भर रहे हैं तो आयकर क्यों नहीं दे रहे हैं? वास्तव में आयकर 1.40 करोड़ लोग ही क्यों दे रहे हैं? आयकर में जो अधिनियम है उसमें कई सारे प्रावधान है, उसके तहत आप कई तरह की छूट और एग्जम्पशंस ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपका टैक्स बन रहा है तो ये आपको टैक्स देना होगा। तो ये इस वर्ष जो बजट में नया प्रस्ताव आया है आयकर को लेकर, क्या असर पड़ सकता है? क्या अगले साल आयकर दाताओं की वास्तविक संख्या बढ़ जाएगी बहुत? सर जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है टैक्स स्लैब को काफ़ी सुधार करने की, लिटिगेशन कानून में जिस तरह की उलझनें होती है उनको कम करने की, जैसे बहुत सारे डिडक्शन सब हटा दिए गए, रेट कम कर दी गई है, उस पर आप टैक्स पे कीजिए, तो शायद चीज़ें। आप जयपुर के एग्जाम्शन शाखा में ही काम कर रही हैं। इस वर्ष के बजट प्रस्ताव के बाद कौन कौन से इनकम टैक्स एग्जाम्शंस बचे रहेंगे? ध्यान दिया है आपने इस पर?
इनकम टैक्स एग्जम्पशन 70 के आसपास एग्जम्पशन डिडक्शन तो ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन 100 में से लगभग 30 बचे रहेंगे। तो कोई एक दो ऐसा महत्वपूर्ण एग्जम्पशन जो बचा रहेगा जिसका फ़ायदा लोगों को मिलता रहेगा? सर जैसे ATCCD 2 का है, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय के लिए, वो उसमें 7.5 लाख की लिमिट कर दी गई है, पर वो एग्जम्पशन अभी भी मिलता रहेगा। ATCCD 4 का एग्जम्पशन भी मिलता रहेगा। सुकन्या योजना वाला एग्जम्पशन बचा रहेगा कि बंद हो जाएगा? सर वो मिलता रहेगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। सुनीता जी सर, आप ये बता सकती हैं पिंक टैक्स से क्या मतलब है? क्या होता है ये पिंक टैक्स? सॉरी सर मुझे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी हाल में ही भारत ने कहा कि UAE जो है उसको रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। तो क्या होता है ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी और ये किस तरीके से मदद करेगा भारत को और UAE को? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, अभी हाल में ही देखा गया कि भारत और मलेशिया के बीच में भी काफ़ी तनाव रहा है। क्या प्रमुख कारण है इसके? सर वो पाम ऑयल को लेकर काफ़ी तनाव था। पाम ऑयल को लेकर तनाव शुरू हुआ या तनाव किसी और बात से शुरू हुआ और इसका असर पाम ऑयल पे पड़ा? सर तनाव वैसे पाम ऑयल का बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? सर इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इंडोनेशिया या मलेशिया? इंडोनेशिया है पाम ऑयल। अच्छा, ये आप देख लीजिएगा। और भारत क्या विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर है पाम ऑयल का? सॉरी सर। अच्छा, हाल में ही भारत सरकार ने एक CAA एक्ट लेके आए हैं। आपको क्या लगता है इससे भारत के संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने पड़ोसी देशों से, जो कि बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से तो खैर संबंध बहुत अच्छे हैं भी नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा या कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा? सर मैं जहाँ तक समझती हूँ CAA से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आपकी एक रुचि है कि स्क्रैप से आप कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं। आप मुझे बता सकते हैं, एक बहुत ही फेमस गार्डन बनाया हुआ है किसी ने, और वो भारत के किस शहर में है और किन्होंने बनाया है? सॉरी सर। आपने रॉक गार्डन नहीं सुना चंडीगढ़ में? सुना है। किसने बनाया वो? आइडिया नहीं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन राइट नहीं है। आपका इस पे क्या विचार है? सर मेरा इस संबंध में विचार यह है कि रिजर्वेशन हम इसलिए देते हैं कि जो उनके साथ भेदभाव हुआ है सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर, ऐतिहासिक रूप से जो भेदभाव हुआ है उसको हम दूर कर सके। मगर जॉब में आने के बाद अगर उसको वो सुविधाएं मिल गई है तो प्रमोशन में आरक्षण। लेकिन आपको नहीं लगता कि जॉब में भी लगातार डिस्क्रिमिनेशन या मतलब भेदभाव बना रहता है? लोगों के अलग अलग कम्युनिटीज़ के अपने अपने लॉबीज़ बन जाती हैं। सर जैसे कि M नागराजन केस में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था कि हम उन 3 जो उन्होंने पॉइंट बताए थे कि उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए और एफिशिएंसी पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और तो आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट सही है या इस पे पुनर्विचार की ज़रूरत है? सर मैं जहाँ तक समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है कि रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। सुनीता जी मैम, आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही लगातार राज्य सरकारों को बोला है कि अरावली में जो अवैध खनन हो रहा है उसको किसी भी तरीके से रोका जाए, लेकिन सरकारें कोई ठोस कदम नहीं उठा रही हैं इस तरफ और लगातार ये जो खनन की प्रक्रिया है वो बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्यों सरकारें इस बारे में चिंतित नहीं हैं कि अरावली अगर पूरी तरह नष्ट हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सॉरी मैम। इस पूरे प्रकरण में आपको ऐसा लगता है कि शायद सरकार भी खुद लिप्त है इसमें किसी ना किसी तरीके से, तभी वो ठोस कदम नहीं उठा पा रही? मैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। राजस्थान से आती हैं और राजस्थान अपने कल्चर को लेके बहुत प्रसिद्ध है पूरे ही देश में, और वहाँ का जो परिधान है वो भी काफ़ी लोकप्रिय है। लोग जानते हैं राजस्थानियों को उनके साफा से, घूंघट से। ऐसे में आपको क्या लगता है कि महिलाओं का जो घूंघट है वो अगर अपने मन से करती हैं तो वो ठीक है, हमें बहुत उनको बात भी नहीं करना चाहिए कि आप घूंघट हटाओ, और उनको ज़बरदस्ती नहीं बोलना चाहिए कि आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनो या सलवार सूट पहनो। अगर उनका वो परिधान है तो वो है। आप क्या मत है, घूंघट रहना चाहिए, हटना चाहिए? मैम मैं जहाँ तक समझती हूँ
वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना अलग बात है, और किसी को अगर आप पर्दा करवा कर उसके व्यक्तित्व का ही हनन कर रहे हैं तो वो अलग बात है। पर्दा अभिव्यक्ति को रोक देता है, महिलाओं को उनका आगे बढ़ने से रोकता है। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ पर्दा प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। और अगर कोई महिला स्वेच्छा से रखना चाहे, जैसे कि हम बहुत सारे मुसलमान देशों में भी देखते हैं कि वो कहते हैं हम स्वेच्छा से बुर्का पहनना चाहते हैं, इसी तरह अगर राजस्थानी महिलाएं बोले कि नहीं हमें पर्दा प्रथा हमारी आइडेंटिटी है, फीचर है, तो हमें नहीं हटाना है, उसमें आप क्या कहेंगी? मैम हम ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर रहे, पर हम उन्हें चीज़ों के जो प्रोज और कॉन्स है वो समझा सकते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। मतलब पर्दा हर हाल में आपके हिसाब से गलत है? जी। अच्छा ठीक है। एक पर्दा के लिए ही जयपुर में ही कैंपेन चल रहा है, बता सकते हैं क्या कैंपेन है? मैम घूंघट हटाओ कैंपेन मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों किया है? ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके। घूंघट नहीं, ये तो बहुत ही किसी विशेष कार्य के लिए किया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। लिटरेसी रेट क्या है राजस्थान की? मैम 66.1%। महिलाओं की? 52.1%। और पुरुषों की? पुरुषों की 79.2%। तो ये जो गैप देखने को मिलता है करीब 30% का, क्यों है इतना जो गैप है महिलाओं और पुरुषों के बीच लिटरेसी को लेके, साक्षरता को लेके? क्या कारण है कि राजस्थान जैसा राज्य जो कि काफ़ी क्या बोले राजा महाराजाओं की जगह रही है, वहाँ पे इतना गैप क्यों दिखता है? वहाँ पे तो अच्छा खासा पैसा भी रहा है। मैम सबसे बड़ी वजह उसमें पितृसत्तात्मक सोच रही है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, उन्हें बोझ समझा जाता है। लड़कियों को बाल विवाह कर दिए जाते हैं, तो उन्हें इतना मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी शिक्षा जारी रख सके और आगे बढ़ सके। 2019 और 20 में हम जी रहे हैं, आज भी ये चीज़ें इतना प्रभावी हैं जिसकी वजह से साक्षरता में इतनी कमी दिख रही है? मैम मैं जहाँ तक समझती हूँ हमने काफ़ी कोशिश की है, उसके बाद भी चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हैं। ठीक है। अभी हाल ही में यूनेस्को ने अपनी एक हेरिटेज लिस्ट जारी की थी, उसमें एक शहर का नाम आया है लेटेस्ट। कौन से शहर को रखा गया है? मैम जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का। और कौन से कैटेगरी में रखा है? वो कैटेगरी भी बताते हैं कि किस कैटेगरी में हम इस शहर को ये दर्जा दे रहे हैं। अच्छा, जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं? जब प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर घूमने के लिए आए थे तो राजा राम सिंह ने पूरे जयपुर को पिंक कलर से रंगवा दिया था, क्योंकि वो मेहमान नवाजी का प्रतीक है। इसलिए तब से ये परंपरा बन गई कि जयपुर पिंक सिटी। तो आज भी सब लोग अपने घरों में पिंक कलर ही करते हैं? मैम सरकार ने कानून बनाकर ये प्रावधान किया है कि रोड्स और जितना मार्केट्स है वहाँ पिंक कलर ही किया जाएगा। ओल्ड जयपुर, ओल्ड सिटी जो है वहाँ पे अभी भी काफ़ी पिंक है, जो नई बसावट है वहाँ पे अलग कलर होने लगे हैं। ठीक है।